परिभाषा। सर्वनाम का जो संधि है वो है, इसका विच्छेद जो अगर हम करेंगे तो सर्व प्लस नाम, अर्थात सभी का नाम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, या वे शब्द जो सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूं कि मोहन बाजार गया, फिर मोहन बाजार से सामान लेकर आया, मोहन घर आया, मोहन ने खाना खाया। तो बार बार ये हम जो मोहन मोहन का रिपीटेशन कर रहे हैं थोड़ा ऑड लग रहा है। अगर इसके स्थान पर हम मोहन एक बार बोलकर फिर हम ये बोले कि मोहन बाजार गया, वहां से वह सामान लेकर आया, फिर उसने घर पे आके सामान को रखा, फिर उसने खाना खाया, तो हमने मोहन जो नाम था उसके स्थान पर हमने उसने वहाँ इन शब्दों का प्रयोग किया, तो यही सर्वनाम होता है। यानी बार बार हमको संज्ञा का जो इस्तेमाल बार बार ना करना पड़े, इसलिए सर्वनाम का हम यूज करते हैं। जैसे कि हम, तुम, आप। जैसे मेरा कोई दोस्त आ जाए मान लीजिए, तो मैं उससे बोलूँ कि आइए मोहन जी आइए, और आप कैसे हैं। तो अब मैं बार बार मोहन बोलूंगा तो बेकार लगेगा, इसलिए मैं मोहन के स्थान पर आप का मैंने प्रयोग किया। आगे देखते हैं हम। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। आपसे दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आपको 11 ऑप्शन में मिले तो आप लगा सकते हैं। इसमें मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कुछ, कोई, क्या और कौन, ये सब 11 मूल सर्वनाम है। अब सर्वनाम के हम वेद देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सर्वनाम के मुख्यतः 6 वेद होते हैं। इसमें सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें सबसे पहला जो था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम। इसकी डेफिनेशन देखिए आप। ये वे शब्द होते हैं जो व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था मोहन के लिए, जो मैं यूज कर रहा था कि उसने, वह, आप, तो ये सारे ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, उसका आदि, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। अब इस पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 उपभेद हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इनको हम बारी बारी देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अर्थात कहने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, हम घूमने जाते हैं, हमारी सुनो। दोबारा देखिए इसकी डेफिनेशन। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता यानी जो बोल रहा है या कहने वाला है करता, वह स्वयं अपने लिए करता है। जैसे कि मैं, मान लो जो मैं अपने लिए बोलूं कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तो मैं अपने लिए इसका जो यूज कर रहा हूं मैं का, यही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम कुछ दोस्त बैठे हुए हैं और मैंने किसी से बोला कि हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने अपने लिए यूज किया ना, हम लोग जा रहे हैं, तो यही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता के लिए होता है। तुम, आप, आपका, आपकी, तेरा। पहले इसका आप उदाहरण देखिए। तुम यह काम कर लो, आप खाना खा लीजिए। यानी जैसे जो मैं, अगर मेरे सामने कोई मेरा दोस्त बैठा हुआ है और उससे मैं बोलूं कि आप क्या कर रहे हैं, या फिर मैं कुछ बोल रहा हूं और वो मेरी बात सुन रहा है, तो उसको जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए जो संबोधन कर रहा हूं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मेरा कोई सामने फ्रेंड बैठा है, उससे मैं बोल रहा हूं तुम यह काम कर लो, तो जो मैं अपने दोस्त के लिए यानी जो श्रोता है उसके लिए जो शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दोबारा इसकी डेफिनेशन देखें। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग सुनने वाला यानी जो सुनने वाला सामने बैठा हुआ है अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है, वही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इसका जो दूसरे नंबर का उदाहरण देखो, आप खाना खा लीजिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आप आगे चलते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, वे शब्द जो वक्ता एवं श्रोता के अलावा किसी तीसरे का बोध कराते हैं। यानी कि मैं हूं, मेरा दोस्त बैठा हुआ है, हम दोनों बात कर रहे हैं और हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो तीसरा व्यक्ति है उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे हम, वही सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे, उसका, उसकी, उनका, उनसे, वह आदि। एग्जाम्पल देखो इसके। वे अच्छे व्यक्ति हैं, जैसे मैंने अपने दोस्त से बोला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कि वे अच्छे व्यक्ति हैं, तो इसमें जो वे है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। वह ईमानदार लड़का है, तो इसमें वह जो है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अब आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध कराएं
निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यानी इसमें कोई डेफिनेट वस्तु होगी, यानी वो दिख रही होगी, उसी के बारे में बात करेंगे। हो सकता है वो दूर हो, ना भी दिख रही हो, लेकिन एक निश्चितता का बोध होगा हमें। जैसे इसका उदाहरण देखिए, यह मेरा घर है, तो यह मेरा घर है, जैसे मैं किसी से बोल रहा हूँ कि यह मेरा घर है, वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ यह मेरा घर है। या फिर जैसे कि मैं थोड़ा सा दूर हूँ घर से और बोल रहा हूँ कि वह है मेरा घर है, तो मेरे साथ मेरे दोस्त है, उससे बोला मैंने कि वह मेरा घर है। तो एक निश्चितता इसमें बोध हो रहा है, निश्चितता का। इसमें देखिए अब आगे आपको मैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताता हूँ। देखिए, राखी एक अच्छी लड़की है, वह अभी पढ़ रही होगी। इसमें राखी एक अच्छी लड़की है, वह अभी पढ़ रही होगी, यानी कि राखी इसमें उपस्थित नहीं है। अभी राखी अच्छी लड़की है, वह अभी पढ़ रही होगी। एक आशा की जा रही है कि राखी पढ़ रही होगी, तो इसमें क्या होगा, ये एक निश्चितता नहीं है, क्योंकि राखी पढ़ रही होगी, हो सकता है वो नहीं भी पढ़ रही हो, तो ये एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब देखो, राखी एक अच्छी लड़की है, देखो वह पढ़ रही है, तो इसमें क्या है कि राखी उपस्थित है, यानी वो दिखाई दे रही है, तो ये एक निश्चितता का बोध हो रहा है, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आपको इस तरह समझना है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर कैसे स्पष्ट होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और देता हूं आपको कि मेरे पास कोई लड़का खड़ा हुआ और मैंने उससे बोला कि पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और तुमको पानी पीना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने उससे बोला कि तुमको पानी पीना चाहिए, लेकिन इसमें पानी उपस्थित नहीं है। मैंने उसको बोला कि पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी वहां पर रखा हुआ नहीं है, तो क्या हुआ ये कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अगर मैं उससे बोलूं कि तुमने पानी क्यों नहीं पिया, यह रखा हुआ है अभी तक, तो ये एक निश्चितता का बोध हो रहा है, यानी पानी अभी सामने रखा हुआ है और उसने पी नहीं है, तो ये एक निश्चितता हो गई। तो इसी यही होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, यानी कुछ काम जो है वो अनिश्चित दिखाई दे, मतलब पता ना चले कि वो कौन है क्या है, एक अनिश्चितता का बोध हो। जैसे कोई कुछ, इसकी पहचान होती है। उदाहरण देखते हैं, नदी में कोई तैर रहा है, अब पता नहीं कौन तैर रहा है। मुझे कुछ कह दो, यानी क्या कह दो, कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ कह दो। अब थर्ड एग्जांपल देखो इसका, उसने कुछ खाया है, कुछ नहीं पता क्या खाया है, मतलब अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कोई निश्चितता नहीं क्या खाया है। कोई आ गया है, पता नहीं कौन आ गया है। अब देखते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी इसमें जो सेंटेंस है वो जुड़े होंगे, पहला जो सर्वनाम शब्द है वो दूसरे वाले सर्वनाम शब्द से जुड़ा होगा। जैसे पहचान इसकी जो सो, जैसा वैसा, ये पूरे एक वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे। जो और सो एक साथ आए, एक ही वाक्य में आएंगे। जैसा वैसा, जिसकी उसकी। जैसे उदाहरण देखिए, इसका पहला उदाहरण से समझाएंगे आप। जो करेगा सो भरेगा, यानी जो करेगा सो भरेगा, ये दोनों सेंटेंस करेगा और भरेगा जो और सो के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम, दोबारा इसकी डेफिनेशन देखिए। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्दों से हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पहला जो सर्वनाम था इसमें जो, वो दूसरा जो था सो, इसके साथ जुड़ा हुआ था। आगे देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हम कि जैसी करनी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जहां चाह वहां राह, यानी अगर हम इसका वहां हटा दें तो इसका ये अस्पष्ट होगा, ये जहां चाह राह गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका जहां चाह वहां राह, इसलिए इसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि इसमें संबंध जो है पहले वाले से रहता है दूसरे वाले का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसमें जिसकी और उसकी ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हुए। इसमें पहले वाले में जो करेगा सो भरेगा, जो और सो जो हुआ वो संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जैसी संबंधवाचक सर्वनाम हुआ और वैसी भी संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। जहां चाह वहां रहा, तो जहां और वहां इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। इस तरह आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे। उदाहरण देखो इसका, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें एक प्रश्न पूछा जा रहा है किसी के द्वारा, भाई तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो ये ऐसे से तुम्हारा नाम क्या है। माँ इस थैले में क्या रखा है, यानी क्या आ गया इसमें, तो प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको ये अपने आप समझ में आ जाएगा ये कि देखते ही कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या खा रहे हो, इसमें भी पूछा जा रहा है भाई तुम क्या खा रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कैसे हुआ, कोई पूछ रहा है भाई ये कैसे हुआ, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे आपका मान लीजिए कहीं सिलेक्शन हो गया, अब कोई आया आपसे पूछता है यह कैसे संभव हुआ,
तो आपसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ, जो यह है। जो आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, ये हमारा लास्ट सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद। उदाहरण देखिए इसका, मैं अपना काम आप कर लूंगा, यानी इसमें अपनेपन का बोध हो रहा है। मतलब इसमें ये नहीं बोल रहा कि मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, ये गलत हो जाएगा। मैं अपना काम आप कर लूंगा, यानी वो खुद व्यक्ति बोल रहा है कि मैं खुद अपना काम कर लूंगा। तो इसमें आप जो एक निजवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिए इस शब्द पर थोड़ा सा, ये उसमें भी आता है करेक्शन, जो ठीक करने के लिए। मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अगर आपको कहीं ये मिले और वाक्य सही करने के लिए मिले तो इसमें आएगा आपका मैं अपना काम आप कर लूंगा, ये बिल्कुल सही शब्द है, सही सेंटेंस है। दूसरा देखिए, मैं आप ही चला जाता हूं, यानी व्यक्ति बोल रहा है कि मैं खुद चले जाऊंगा, यानी आप ही चला जाता हूं, तो इसमें ये भी निजवाचक सर्वनाम हुआ। मैं उनसे खुद मिल लूंगा, तो ये व्यक्ति खुद इसमें मिलने के लिए बोला, मतलब ये खुद के लिए, जो एक व्यक्ति जो अपने खुद के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। दोबारा इसकी डेफिनेशन देखें, जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहता है, यानी व्यक्ति अपने खुद का, अपने आप का बोध कराता है इन सर्वनाम के द्वारा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया हो।